गांव का एक घर दीपों और फूलों से जगमगा रहा था। चौखट के बाहर डोली की छाया लटकी हुई थी। शहनाइयों की धुन दूर तक गूंज रही थी, पर घर के भीतर एक अलग सी ठंडी खामोशी थी। कुछ औरतें रीटा को सजा रही थीं, पर उनकी आवाज़ों में हंसी नहीं, जैसे किसी ने उनके गले में हाथ डाल रखा हो। रीटा दीदी, आपने मेरा श्रृंगार अच्छा कर दिया है, बस ये गजरा मेरे बालों में लगा दीजिए। रीटा ने हाथ कांपते हुए गजरा उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर आंखें खाली और फुसफुसाती हुई, मानो किसी अंधेरी याद ने उसे रोक रखा हो। गजरा देखते ही रीटा का चेहरा सख्त हो गया। तुम बाल मत खोलो, जुड़ा बना लो, उसने धीरे बोला, पर उसकी आवाज में एक परछाई की गूंज थी। पर दीदी, बिना गजरे और लंबे बालों के दुल्हन थोड़ी जचती है। रीटा ने झट से गजरा लगा दिया। कमरे की हवा जैसे थम सी गई। मीरा शीशे में देखती रही, और शीशे में उसकी हंसी के पीछे कोई और था। एक काला साया धीमी हंसी के साथ आंखों में आग जला रहा था। उसके बालों से गाढ़ा गला हुआ लाल धीमा सा रिस रहा था, जैसे किसी पुराने जख्म की बूंदें। मीरा की सांस घुट सी गई। तभी शीशा चटक कर चूर हो गया। टुकड़ों के बीच से एक चेहरा निकला, न जाने कब का, जला हुआ, आधा झुलसा हुआ। और फिर भी वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में दांत नहीं, सिर्फ खाली हंसी के पत्थर थे। उसने मीरा की ओर देखा, और आवाज जो निकली वो हड्डियों में उतरती सी थी। मैंने मना किया था, इस गांव में कोई औरत बाल नहीं बटकौटे निकली हों। बालों को पकड़कर एक एक बाल खींचती हुई मीरा की चीखें संकरी गलियों तक पहुंचीं। चुड़ैल ने उसे कुएं की ओर उड़ा दिया। कुआं, जो गांव के बीच जुदा खड़ा था, उसकी सतह काली और चिकनी थी। उसमें कुछ चमकती लाशें लटकी थीं, जो किसी अन्य दुनिया की गंध छोड़ रही थीं। चुड़ैल ने मीरा के लंबे बालों को खाल से नोचा, फिर उसका शरीर अनजान खामोशी में गिर पड़ा। अगली सुबह गांव की चौखटों पर टंगे नींबू मिर्च के रंग खून जैसे गहरे हो गए थे। उसके चारों ओर का धुंधलका रंग, मानो कोई ठंडा पर्दा गांव पर नीचे उतर गया हो। घर घर की औरतें अब आंसू नहीं बहा रही थीं। उनकी आंखें खाली और सुनसान थीं। कोई मधुरता नहीं रही, सिर्फ एक पुरानी चेतावनी जो हवाओं के साथ फुसफुसा रही थी। समय ने जैसे सांस रोकी, और फिर एक नई जोड़ी ट्रेन से उतरी, अनुजा और अर्जुन। अनुजा के गजरे से सुगंध आती, सिंदूर उसकी मांग में चमक रहा था। पर जैसे ही वे स्टेशन के बोर्ड पर शुभ नगर पढ़े, सुनसानता ने उन्हें घेर लिया। एक चमगादड़ गिरकर बोर्ड पर लटकी, और उसके पंख से हाथ लाल धब्बे छूट गए, जैसे कोई पुराना। गांव की सवारी गाड़ी में बैठी औरतों के बाल छोटे छोटे थे, कटे हुए, नेहरू कट जैसे लघु बाल। उनकी आंखें अनुजा की लंबी लटियां देखकर कुछ और नहीं, एक गहरे भूख सहमी हुई नजर फेंकती थीं। वहां की हवा ठंडी थी, और हर सांस के साथ मानो कोई पुरानी बुद्धि कह रही हो, विस्परिंग, यहाँ के नियम अलग हैं। गांव पहुंचे तो शांता ने अनुजा के बालों को जबरदस्ती पकड़कर एक एक बाल गिराकर झला दिया। उसके हाथों की चाल में कोई ठंडी खुशी थी, जैसे दीर्घकालीन प्रथा की उपासना। स्टर्नली, बहू, अपने बाल गूंथ कर रखना, उसने कहा, पर उसके होंठों के पास जो मुस्कान थी वह मानो किसी और का चेहरा दिखाती थी, चेहरा जिसे लोग कब से भूल चुके थे। रात आई तो पूरा गांव अमावस की तरह घिर गया। अनुजा ने बर्फ सी ठंडी फुसफुसाहट सुनी। नाम उससे पहचाना नहीं गया, पर आवाज में आती जलन असली थी। विस्परिंग, अनुजा। फिर दीपक की लौ झपकी, और अंधेरे से एक चेहरा निकला, आधा जला हुआ, आधा स्मित, और आंखों में वही ध्यान। बालों से रुद्ध एक धोखा। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे खींचा। उसकी उंगलियां ठंडे परेगी जैसी और पेड़ों से तेज लगती थीं। अनुजा के बाल, जो रात की हवा में टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी ने रस्सी बनाकर रस्सी से बांध लिए हों, चुड़ैल ने खींचकर उसे कुएं पर फेंक दिया। स्क्रीमिंग, उसकी चीखें नदी की गहराइयों तक पहुंचती रहीं। अगले दिन गांव में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। घरों की खिड़कियां बंद, चौखट पर नींबू मिर्च सूख कर काली पड़ चुकी थीं। मुखिया का बेटा विकास लौटा। उसकी पत्नी के बाल पैर तक लहर रहे थे, पर गांव की निगाहें उन पर जहर भरी हुईं। एक बच्ची ने निहायत मासूमियत से पूछा, मम्मी, उन आंटी के बाल इतने लंबे क्यों हैं? चुड़ैल उन्हें उठा लेगी? आवाज में जो मासूमियत थी वह भी डर की परत ओढ़ चुकी थी। हवेली में पारुल ने नहाकर अपने बाल खिड़की से बाहर फेंक दिए। उनकी लटें जैसे लंबे रेशमी सांप थीं।
पर जैसे ही एक टुकड़ा हवा से उठा, कमरे में ठंडी हवा घुस आई। वह ठंडी उंगली जिसने पारुल को छुआ, मानो किसी ने अचानक उसके भीतर के ताप को निकाल लिया हो। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर थोपा नहीं, उसने उसके बालों को जड़ से पकड़कर एक एक मुट्ठी में नोचा। और पारुल की चीखें उस रात के बाद कभी गांव की गलियों से नहीं निकलीं। शहर की दीवारों पर गोमती काकी की आवाज संजीव हो उठी। अनर्थ, घोर अनर्थ, वह लौटी है। मेरी सोनिया की आत्मा ने भी बदला लेना है। गांव के लोग मुट्ठियों में गुस्सा और आंखों में डर लिए मुखिया के बेटे विकास को कुएं पर ले आए। कुआं जिसमें सालों की आवाजें और लाशें लटकी थीं। पर जब विकास को देखा गया, चुड़ैल के समक्ष उसकी हठीली आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर वही पुरानी आग थी। आखिर तू आया, उसने कहा, और उसकी आंखें भर आईं। पर यह आंसू इंसानी नहीं, बल्कि दहन के थे। फिर हुआ वह जो गांव ने कभी नहीं सोचा था। चुड़ैल का चेहरा पलटकर असल में सोनिया बन गया। वही सोनिया जिसकी गर्दन पर कभी दाग था, वही जिसे हवेली में बेआबरू किया गया था। उसने विकास की आत्मा पर आंच चढ़ाते हुए कहा, तुमने मेरा सौंदर्य छीना, तुमने मेरी आवाज दबाई, अब तुम्हें मेरी आग का स्वाद चखाना होगा। और उसने उसके शरीर को बीच से चीर दिया। यह दृश्य इतना क्रूर था कि हवा भी डर के मुंह बंद कर ले रही थी। पर चंद्रमा अचानक बादलों के पीछे से निकला और उसकी धुंधली उजास ने चुड़ैल की परछाई को फाड़ दिया, जैसे प्रकाश ने सालों की काली यादों को जला दिया हो। चुड़ैल चीखती हुई गायब हो गई। उसकी आत्मा की एक हल्की सी गूंज रह गई, और साथ में वह संदेश भी, अब से कोई औरत अपने बाल नहीं बढ़ाएगी। पर इस बार उसकी आवाज में एक अधूरी शांति भी थी, मानो बदला पूरा हुआ हो, पर जख्म अभी भी ताजा था।